एवरीवन, दिस इज भारती। वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। सो आज हम करने वाले हैं स्टैट्स के अंदर थर्ड चैप्टर, दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इसके अलावा और भी बहुत सारे चैप्टर हमने स्टैट्स के अंदर करे हैं, चाहे वो थ्योरी के हों, चाहे मीन, मोड, मीडियन, ये सारे चैप्टर्स हो। लिंक आपको प्लेलिस्ट का मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। आराम से जाके स्टैट्स कंप्लीट करो। स्टार्ट करते हैं आज क्लास। सुपर इजी। ये जो पीडीएफ है नोट्स की आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। बस यहाँ पे चीजें समझने पे ध्यान दो। यहाँ चैप्टर समझ लिया ना, एग्जाम तक चीजें याद रहेगी, मैं गारंटी देती हूँ अगर आप ध्यान से चीज समझोगे। सबसे पहली चीज इंट्रोडक्शन। जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं ना, सबसे पहली चीज आती है इंट्रोडक्शन की। इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले। आप अपना आंसर भी लिखो ना जब एग्जाम में, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा करो कि आप इस आंसर में क्या चीजें लिखने वाले हो। तो इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है कि आपको मतलब ये चीज पता है कि पहले इंट्रोडक्शन डालनी है, फिर डेफिनेशन डालनी है, फिर जो चीजें पूछी हुई है, तो जो चेक करता है ना पेपर, उस पर अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। स्टार्ट करते दैट इज इंट्रोडक्शन। है क्या ये चैप्टर में, ध्यान समझना। हमने अभी तक पढ़ लिया कि स्टैट्स होता क्या है, कि उसमें डाटा कलेक्ट कैसे करते हैं, वो चैप्टर नंबर 2 में पढ़ लिया। लेकिन कलेक्ट करने के बाद सीधा हम मीन, मोड, मीडियन पे नहीं आ सकते। पहले उस कलेक्ट किए डाटा को अच्छे से प्रेजेंट भी करना होता है, चाहे टेबल्स बना के प्रेजेंट करें, चाहे ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट करें। तो वही इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि टेबल्स कैसे बनते हैं, ग्राफ्स कैसे बनते हैं। यही इन्हीं सब चीजों पे ये चैप्टर है। ध्यान से इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। मैं ये भी आपको साथ साथ करवाती हूँ ताकि जब आप पीडीएफ बाद में पढ़ो भी रिवीजन के लिए, आपको चीजें आसान लगे। क्या लिखा देखो, आफ्टर द डाटा हैव बीन कलेक्टेड द नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रेजेंट सम सुटेबल फॉर्म। कि उसको प्रेजेंट किया जाए, किसमें, सुटेबल फॉर्म में किया जाए। कि एक बार डाटा कलेक्ट हो गया, अब उसको अच्छे फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। व्हेन डाटा आर प्रेजेंटेड इन इजी टू रीड फॉर्म, इट कैन हेल्प द रीडर टू एक्वायर नॉलेज इन मच शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम एंड ऑल्सो फैसिलिटेट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। कि अगर हम अच्छे से डाटा दे दें उसको, मतलब प्रेजेंट कर दे, तो एक तो उससे नॉलेज जल्दी मिलेगी, क्या लिखा है जल्दी समझ आएगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि उसको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, मतलब जो भी उसको मीन, मोड, मीडियन सब निकालना है वो इजीली कर पाएगा। प्रेजेंटेशन कैन टेक 2 बेसिक फॉर्म। प्रेजेंटेशन के 2 फॉर्म्स है, स्टैटिस्टिकल टेबल या स्टैटिस्टिकल चार्ट। टेबल की फॉर्म में भी चीजें प्रेजेंट कर सकता है, चार्ट की फॉर्म में भी चीजें प्रेजेंट कर सकता है। अब टेबल क्या होता है, टेबल में क्या होता है, एक लॉजिकल वे में चीजें लिखी जाती है। मतलब अगर आप ईयर लिख रहे हो तो 2002, 2003 ऐसे शुरू होगा, ये नहीं कोई भी रैंडम ईयर आ जाएगा, नहीं। आप हमेशा सबसे छोटा ईयर, बड़ा बड़ा ऐसे लिखते आओगे। तो एक लॉजिकल बेसिस पे टेबल बनाया जाता है ताकि चीजें अच्छे से समझ आ पाए। तो यही यहाँ पे लिखा है, अ स्टैटिस्टिकल टेबल इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स, ठीक है, इन अ लॉजिकल अरेंजमेंट विद सम ब्रीफ एक्सप्लेनेशन टू शो व्हाट दे आर। यहाँ पे हम लिखते हैं ना कि वो ईयर है, यहाँ पे हम यहाँ पे लिखते हैं ना कि वेजेस है, मतलब हम प्रॉपर थोड़ी थोड़ी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन भी देते हैं कि टेबल किसके बारे में है। मतलब हम ऊपर हेडिंग भी देते हैं, यहाँ पे हेडिंग दी जाती है कि टेबल किस चीज का है, फिर ऊपर यहाँ पे टाइटल्स भी दिए जाते हैं। तो ये हम जो भी टेबल बनाते हैं उसमें थोड़ी बहुत ब्रीफ एक्सप्लेनेशन भी देते हैं। आगे देखते हैं चार्ट क्या होता है। अ स्टैटिस्टिकल चार्ट इज अ ग्राफ इज अ पिक्टोरियल डिवाइस फॉर प्रेजेंटिंग डाटा। पिक्टोरियल मतलब जिसको देख के चीजें समझ आ जाए। तो चार्ट के एक पिक्टोरियल डाटा देता है, मतलब हमें ग्राफ देख के समझ आ जाता है ये डाटा के जो वैल्यूज है ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। तो क्या है, पिक्टोरियल डिवाइस फॉर प्रेजेंटिंग द डाटा। यहाँ पे पिक्टोरियल वर्ड आपके माइंड में रहना चाहिए। जब हम थ्योरी अपनी लैंग्वेज में भी लिखते हैं ना, कुछ वर्ड एज इट इज रहने चाहिए, पिक्टोरियल वर्ड एज इट इज रहना चाहिए। यहाँ पे लॉजिकल चीज आपको पता होनी चाहिए, और ये 2 चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि हम स्टैटिस्टिकल टेबल एंड स्टैटिस्टिकल चार्ट के बारे में बात करने वाले। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये तो समझ आ गया इंट्रोडक्शन, आगे चलते हैं। अब ये चैप्टर कंप्लीट करना है ना, बहुत इजी वे में चीजें बता रही हूँ। इस चैप्टर में 3 चीजें पढ़ने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, ठीक है, टेबुलेशन ऑफ डाटा, ठीक है, नेक्स्ट इज चार्टिंग डाटा। अच्छा एक बात बताओ, अभी तो मैंने कहा था 2 चीजें हैं, टेबल बनाना, चार्ट बनाना। ये कहां से आ गई क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। टेबल चार्ट तब बनता है जब पहले चीजें अच्छे से निकाल ली गई हो। मेरे पास इतना सारा रॉ मटेरियल है, ठीक है, सीधा तो चार्ट या टेबल पे नहीं आऊंगी ना, पहले क्या करना पड़ेगा, उस रॉ मटेरियल से अपने काम की चीजें निकालनी पड़ेंगी। सो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा मतलब जितना भी डाटा मेरे पास है उससे पहले अपने काम की चीजें निकाल लूं, फिर टेबल या फिर चार्ट बनाऊंगी। तो इस पूरे चैप्टर में हम यही 3 चीजें पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, टैबुलेशन एंड चार्टिंग। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा पढ़ेंगे। अगर आप चैप्टर को अच्छे से समझते हुए चलेंगे कि इसमें पढ़ने क्या वाले, फिर टफ नहीं लगेगा, टिप्स पे चीजें हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल एग्जांपल से समझा रही हूँ, ध्यान से समझना। क्लासिफिकेशन का मतलब अपने अकॉर्डिंग चीजें सॉर्ट करके रखना। फॉर एग्जांपल पोस्ट ऑफिस गए हम, ठीक है, वहां पे बहुत सारे लेटर्स आते हैं, बहुत अलग अलग तरह के। अब तो नहीं आते, मतलब मान लो कि पहले बहुत सारे लेटर्स उनके पास आते थे अलग अलग सिटीज में जाने के लिए, अंबाला जाना है, चंडीगढ़ जाना है, ये सब। तो पोस्टमैन क्या करते थे या फिर वहां का स्टाफ क्या करता था, अलग अलग बैग्स बनाते थे। तो उसमें जितने लेटर्स अंबाला में जाने उसका अलग बैग, जितने लेटर्स कहाँ जाने चंडीगढ़ उसका अलग बैग, जितने लेटर्स यमुनानगर जाने उसका अलग बैग्स। मतलब सिटीज के अकॉर्डिंग बैग्स में लेटर्स डाल दिए जाते थे कि जोन सा लेटर जहाँ जाना है वो उस बैग में चला जाए। तो जो पहले इकट्ठे लेटर्स थे वो हमारा डाटा था जो हमने पिछले चैप्टर्स में कलेक्ट किया था। लेकिन जो अब हम अलग अलग बैग्स में डाल रहे हैं लेटर्स, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, या फिर सॉर्टिंग कर रहे हैं डाटा की कि जिस अकॉर्डिंग, किस अकॉर्डिंग कर रहे हैं, सिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग हम अपने लेटर्स इकट्ठे कर रहे हैं। मतलब हम अपना डाटा सिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग क्लासिफाई कर रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन का मतलब रो फॉर्म में डाटा नहीं, उसको ऐसी फॉर्म में सॉर्ट करके रखो ताकि हमें चीजें समझ आए कि इसको अलग अलग कैटेगरी में बांट पाए। क्लियर है चीजें, बहुत ध्यान से चीजें समझना। देखो क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, यही सब लिखा हुआ है। क्लासिफिकेशन इज द ग्रुपिंग ऑफ द रिलेटेड फैक्ट्स इनटू डिफरेंट क्लासेस। जैसे हमने 3 बैग्स बनाए ना, एक अंबाला के लिए, एक चंडीगढ़ के लिए, एक यमुनानगर के लिए। तो हमने क्या करा, ग्रुपिंग कर दी, किसकी करी, रिलेटेड फैक्ट्स की। रिलेटेड फैक्ट्स क्या है, किसमें सेम सिटी वाले सारे हैं, अंबाला वाले सारे लेटर्स इसमें है, यहाँ पे चंडीगढ़ वाले सारे लेटर्स इसमें है। तो क्या करा हमने, ग्रुपिंग करी एक जैसी चीजों की। आगे चलते हैं। फैक्ट्स इन वन क्लास डिफर फ्रॉम दोज इन अनदर क्लास विद रिस्पेक्ट टू सेम कैरेक्टरिस्टिक। ये बैग इससे डिफरेंट क्यों है, क्योंकि ये अलग सिटी का है, ये अलग सिटी का है। तो सिटी के बेसिस पे मैंने अपना डाटा लेटर्स अलग अलग कर दिए। तो यही यहाँ पे लिखा है कि फैक्ट्स इन वन क्लास, क्लास इसको ले लो बैग को, डिफर फ्रॉम दोज इन अनदर क्लास बेसिस टू सम, किसके, कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर मैंने सिटी के बेसिस पे इनको अलग अलग कर दिया। तो जो भी जितना भी डाटा स्टैट्स के अंदर आता है पहले रो फॉर्म नहीं उठाई जाती, उसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है, सॉर्ट किया जाता है ताकि आगे चीजें यूज हो पाए। आगे देखो क्या लिखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा इज कंपेरेबल टू द सॉर्टिंग ऑपरेशन। तो मैंने भी तो ये कहा कि जो भी हमारा ये क्लासिफिकेशन है वो कैसा होता है, सॉर्टिंग की तरह होता है। सॉर्टिंग का मतलब चीजें और अच्छे से रखना, अरेंज फॉर्म में रखना, जैसे हमने लेटर सॉर्ट कर रखे। क्लियर है चीज, आगे देखो। द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन गिव प्रोमिनेंस टू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गैदर्ड व्हाइल ड्रॉपिंग अननेसेसरी डिटेल्स फैसिलिटेट्स। बहुत ध्यान समझना, जब हम डाटा इकट्ठा करना चाहते हैं ना, कुछ मतलब जाते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी पूछ लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी ले आते हैं। तो जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं, एक तो अलग अलग क्लासेस में बांटते हैं, प्लस जो चीजें इंपॉर्टेंट है उनको प्रायोरिटी देते हैं, और हमें लगता है यहाँ पे इस वाली नॉलेज की, इस वाली इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, उसको ड्रॉप कर देते हैं। तो क्लासिफिकेशन का मतलब सॉर्ट करना कैटेगरी वाइज, प्लस जिस चीज की इंपॉर्टेंस नहीं है, जो यहाँ हमें नहीं चाहिए, वो चीजों को निकाल देना, ये क्लासिफिकेशन करता है। सो क्लासिफिकेशन बोल सकते हो, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो सॉर्टिंग, या फिर बोल सकते हो कैटेगराइजेशन, जो मर्जी बोल सकते हो, तीनों का मतलब एक है। आगे देखो क्या ये लिखा, देखो, ड्रॉपिंग अननेसेसरी डिटेल्स फैसिलिटेट्स कंपैरिजन एंड इनेबल्स अ स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट ऑफ द मटेरियल कलेक्टेड। अगर हम सॉर्टिंग कर देंगे, जो चीजें नहीं चाहिए अननेसेसरी चीजें ड्रॉप कर देंगे, तो उससे हमारा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, आगे स्टैट्स की चीजें करना उस डाटा पे इजी हो जाएगा। सो क्लासिफिकेशन का मतलब कैटेगराइजेशन, सॉर्टिंग, या फिर उसको अरेंज फॉर्म में लिखना। ये चीज क्लियर है, पक्का? देख लो, चलते हैं आगे। तो जितना डाटा हम कलेक्ट करके लाते हैं सारा का सारा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो कुछ अननेसेसरी निकाल दो और जो है उसको अरेंज करके रख दो। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। टाइप्स हैं क्लासिफिकेशन के, ध्यान से देखना। देयर आर 4 टाइप्स। फर्स्ट इज ज्योग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। ये तो बहुत शॉर्ट बहुत इजीली आप कर लोगे, इतना ज्यादा इसमें कंटेंट नहीं है। क्वांटिटेटिव पे हमें ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, पढ़ना सारे अच्छे से है, लेकिन इसमें कंटेंट ज्यादा है। इसमें कॉन्टिन्यूस सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, ये सब हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो ये चीजें ध्यान से समझना, ये 4 चीजें। तो पहले माइंड में रखो, हम कर क्या रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा।
डाटा कर रहे हैं। 4 तरह की क्लासिफिकेशन होती है, ये चारों हम एक एक करके चीजें समझेंगे। स्टार्ट करें फिर, पक्का। पहले देखो क्या है जियोग्राफिकल, आराम से टेबल के थ्रू चीजें समझेंगे, कुछ रट्टा नहीं लगाना। जियोग्राफिकल का मतलब क्या होता है कि जहां पे स्टेट वाइज, सिटी वाइज, किसी लोकेशन वाइज अगर अलग अलग डाटा दिया हो, दैट इज द जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। जैसे यहाँ पे स्टेट्स लिखा है, ठीक है, यहाँ पे पॉपुलेशन लिखी है, असम में पॉपुलेशन इतनी है, बिहार में इतनी है, तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो स्टेट या लोकेशन या सिटी, कुछ भी लोकेशन से रिलेटेड लिखा हो, ये हम क्या कहते हैं, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। वहां पे क्या लिखी है, पॉपुलेशन। एक चीज और, जब भी ये टेबल बनता है इसमें यहाँ स्टेट्स लिखी जाती है, ये हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होती है। बहुत ध्यान समझना, किस में होती है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होती है। और अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं होती तो किसके अकॉर्डिंग होती है, जिसकी यहाँ हाईएस्ट वैल्यू होती है वो ऊपर रख देते हैं। यहाँ पे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लिखा हुआ है, अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं होता तो क्या चीज फॉलो होती है कि कौन सी की हाईएस्ट वैल्यू है वो ऊपर लिख दो, फिर कम कम कम, ऐसे करके भी हम यहाँ पे स्टेट्स लिख सकते हैं। ये जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, सुपर इजी ना। अब यहाँ पे ये चीजें पढ़ लेते हैं, जब समझ लोगे ना तो चीजें आसान लगेंगी। पेपर में आपने एग्जांपल लिखना है ना, ठीक है, तो कोई भी 4-5 यहाँ पे स्टेट्स डाल दो, पॉपुलेशन के कोई भी नंबर डाल दो, बहुत है, बस ये एग्जांपल आपका आ गया। यहाँ लिख देना ये थाउजेंड्स में है, ये बस कोई भी नंबर एज इट इज लर्न नहीं करने, अपनी मर्जी से डालने, अपनी मर्जी से स्टेट्स डाल लो। ये कोशिश करना कि यहाँ पे या तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो या फिर सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे, ऐसे भी फॉलो कर सकते हो। अब देखो क्या लिखा है, इन जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन डाटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल और लोकेशनल डिफरेंस। इसमें जो डाटा है किसके बेसिस पे क्लासिफाइड होता है, या तो मतलब जगह के, प्लेस के अकॉर्डिंग क्लासिफाई होता है बिटवीन द वेरियस आइटम्स। फॉर एग्जांपल व्हेन वी प्रेजेंट द प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन, व्हीट, राइस एक्सेट्रा फॉर वेरियस स्टेट्स, दिस वुड बी कॉल्ड जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ये लाइन आप ड्रॉप भी कर सकते हो, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे साइड पे लिख सकते हो दैट वी आर प्रेजेंटिंग द टेबल फॉर स्टेट्स एंड फॉर देयर पॉपुलेशन। यहाँ पे आप साइड पे ये टेबल बना सकते हो, ये लाइन चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो। आगे देखो, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन आर यूजुअली लिस्टेड इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये हमेशा किस में होती है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होती है। फॉर इजी रेफरेंसेस, कि हमें इजीली समझ आ पाए, आइटम्स में ऑल्सो बी लिस्टेड बाय साइज ऑफ द एम्फसाइज द इंपॉर्टेंट एरियाज इन रैंकिंग द स्टेट्स बाय पॉपुलेशन। या तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कर दो या फिर साइज को प्रायोरिटी देते हुए भी आप इसका ऑर्डर डिसाइड कर सकते हो। तो अगर आपको ये चीज समझ आ गई जो मैंने बोला है, इसमें ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो आपको एज इट इज नोट करना है, बस लोकेशनल डिफरेंसेस है जो आप एज इट इज लिख देना, बाकी सब अपनी लैंग्वेज में डालो, अच्छे से एक्सप्लेन करो, ये टेबल हम शो कर रहे हैं, देयर इज स्टेट, देयर इज पॉपुलेशन, पूरा अपना लिख दो प्रॉपर्ली, हो जाएगा जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। समझ आ गया, पक्का। स्टेट, सिटी, जगह के अकॉर्डिंग जो टेबल बने होते हैं वो जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन में आते हैं। नेक्स्ट चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है टाइम के बेस्ड। क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, टाइम के बेस्ड। तो जो इसमें टेबल होगा वो टाइम के बेस्ड होगा, मतलब ईयर के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, 14, 15, 16, 17, 18, वहां पे सेल्स दी हुई हैं, तो ये किसका एग्जांपल है, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एग्जांपल है। सुपर इजी, देखो, व्हेन डाटा आर ऑब्जर्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब टाइम के बारे में बात हो रही होती है, दैट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन को क्या बोला जाता है, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। टाइम सीरीज आर यूजुअली लिस्टेड, टाइम सीरीज का चैप्टर करना है ना, हमने स्टैट्स में किया हुआ है हमने, तो ये किसके अंदर आता है, ये क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। टाइम सीरीज आर यूजुअली लिस्टेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, नॉर्मली स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम पीरियड। जब भी हम इसका टेबल बनाते हैं सबसे छोटा पीरियड ऊपर आता है, मतलब सबसे छोटा ईयर ऊपर आता है, फिर उससे बड़ा, ऐसे फॉर्म में ये डाटा बना होता है, तो ये क्या है, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट चलते हैं, तो दैट इज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव कहां से आ गया, हम तो स्टैट्स हमेशा क्वांटिटेटिव पे देते हैं कि क्वांटिटेटिव चीज होनी चाहिए, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन क्या है, बहुत ध्यान समझना। अगर मैं आपको कहूं कि मुझे ये बताओ टोटल पॉपुलेशन में ब्लाइंड कितने हैं और नॉन ब्लाइंड कितने हैं, ठीक है, मैं एक क्वालिटी या फिर एट्रीब्यूट की बात कर रही हूँ कि कितने ब्लाइंड है कितने नॉन ब्लाइंड है, नंबर्स ही आएंगे ना यहाँ मेरे पास, एट द एंड तो नंबर मिलने वाले हैं, लेकिन किसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ, ब्लाइंड नॉन ब्लाइंड के बारे में। तो जब हम ऐसे ही जानना चाहते हैं कि कितने मेल है कितने फीमेल है, कितने ब्लाइंड है कितने नॉन ब्लाइंड है, कितने एम्प्लॉयड है कितने अनएम्प्लॉयड है, तो एक मैंने
क्वालिटी उठा ली, ब्लाइंड की, सेक्स की, अनएम्प्लॉयड की, एम्प्लॉयड की, ये सारी मैंने क्वालिटीज उठा ली। तो जब इनके बारे में ये क्वालिटी उठा के हम चेक करते हैं कि कितने ये हैं और कितने ये नहीं है, उसको बोला जाता है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। ये चीज समझ आ गई। तो यहाँ पे हम ये नहीं देख रहे इसमें कितने % ब्लाइंडनेस है या ये बंदा कितना देख पाता है, नहीं, ब्लाइंड है या नहीं है, येस या नो में आंसर करो। अगर येस में तो ब्लाइंड वाले काउंट में डालूंगी, नहीं अगर नहीं है तो नॉन ब्लाइंड वाले काउंट में डालूंगी। टोटल देख लूंगी ब्लाइंड कितने हैं और देख लूंगी नॉन ब्लाइंड कितने हैं, ये खत्म हो जाएगा। तो ये स्टैट्स ही तो एंड में, क्योंकि मेरे पास नंबर आ रहा है ब्लाइंड का। ठीक है, देखो ये लिखा है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, डाटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सम एट्रीब्यूट और क्वालिटी सच एज सेक्स, कलर, लिटरेसी, रिलीजन एक्सेट्रा। इनके बेस पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज दैट द एट्रीब्यूट अंडर स्टडी कैन नॉट बी मेजर्ड। हम ये नहीं देख सकते कितनी ब्लाइंडनेस है कितनी नहीं है, नहीं, हम उसको मेजर नहीं कर सकते। वन कैन ओनली फाइंड आउट वेदर इट इज प्रेजेंट और नॉट। बस हम ये चेक कर सकते हैं ये ब्लाइंड है या नहीं है, उसके बारे में और डिटेल में नहीं जाना, कि उस क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में नहीं जाना कि कितना ब्लाइंड है, कितने % है, कितना देख पाता है, नहीं, पूरा देख पाता है दैट इज नॉन ब्लाइंड, थोड़ा भी दिक्कत है दैट इज ब्लाइंड। तो हम ये चीजें यहाँ पे देखेंगे प्रेजेंट है या एब्सेंट है। इन द यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन अंडर स्टडी, पॉपुलेशन में जो भी हमारी टोटल पॉपुलेशन होगी उसमें चेक करे होंगे कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं। ये सारी चीजें जब हम किसी क्वालिटी को, जैसे मैंने ब्लाइंड को पकड़ा और चेक करें किस कौन ब्लाइंड है और कौन नहीं है, कितने ब्लाइंड है कितने नहीं है, वो आता है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन के अंदर। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन अंदर अब आगे देखते हैं। पहला है दैट इज सिंपल क्लासिफिकेशन। अगर आपके पास ऐसा फॉर्म आ रहा है कि पॉपुलेशन में ब्लाइंड कितने, नॉन ब्लाइंड कितने, बस एक ही चीज पूछी गई है, ये आता है सिंपल क्लासिफिकेशन के अंदर। लेकिन अगर एक नहीं आगे और भी चीजें पूछ रहे हैं, पहले पॉपुलेशन ने पूछ लिया मेल कितने हैं फीमेल कितने हैं, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आगे और पूछ रहे हैं कि कितने एम्प्लॉयड है, कितनों के पास जॉब है और कितने अनएम्प्लॉयड है, कितने एम्प्लॉयड है आगे कितने अनएम्प्लॉयड है। मतलब एक चीज ना पूछ के, सिर्फ मेल फीमेल ना पूछ के आगे और क्वालिटीज पे और नंबर्स वो जानना चाह रहे हैं, इसको बोला जाता है मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। तो अगर सिर्फ एक सिंपल चीज पूछी ब्लाइंड नॉन ब्लाइंड मेल फीमेल, दैट इज सिंपल क्लासिफिकेशन। लेकिन एक में और आगे फर्दर चीजें पूछ रहा है, वो आता है मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन समझ आ गया, एक प्रॉपर्टी एक क्वालिटी के बारे में चीजें पूछी जाती हैं। अगर एक के बारे में बात हो रही हो सिंपल, लेकिन आगे और बना रहे हो वो चीजें पूछ रहा हो, दैट विल बी कितना हो जाएगा, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। अब फटाफट से पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा है, ताकि जब आप पीपीटी पढ़ो, आपको PDF पढ़ो, तो आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो। क्या लिखा है, व्हेन ओनली वन एट्रीब्यूट इज स्टडीज टू क्लासेस आर फॉर्म। एक एट्रीब्यूट पढ़ा ब्लाइंड वाला, दो क्लासेस फॉर्म होगी, है ना, कि ब्लाइंड होगा या नॉन ब्लाइंड होगा। तो जब एक क्वालिटी के बारे में पढ़ा जाता है उससे दो होते हैं, येस और नो वाला दो क्लासेस बनते हैं। वन पोसेसिंग द एट्रीब्यूट एंड द अदर नॉट पोसेसिंग इट। ब्लाइंड का मतलब वो उसके पास ब्लाइंडनेस है, और एक नॉन ब्लाइंड, या तो उसमें येस होते हैं या नो होता है। तो वही लिखे, एक में होगा और एक में नहीं होगा, नॉट पोसेसिंग इट। दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज सिंपल क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे टेबल बना दिया, क्लियर है चीज। नेक्स्ट देखो, मैनीफोल्ड में यही चीजें लिखी हुई है। इफ इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग ओनली टू क्लासेस, अगर हमारी सिर्फ दो क्लासेस नहीं बन रही, आगे भी है देखो, वी फर्दर डिवाइड द डाटा और द बेसिस ऑफ द सम एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट सो एज टू फॉर्म सेवरल क्लासेस, द क्लासिफिकेशन इज नोन एज मैनीफोल्ड। अब एक क्लास नहीं बन रही, दो क्लासेस नहीं बन रही, उसके आगे और भी फर्दर क्लासेस बन रही है, तो उसको क्या बोला जाता है, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। सिर्फ दो क्लासेस बने, येस और नो, मेल है मेल नहीं है तो फीमेल है, ऐसे अगर क्लासेस बन रही हैं तो दैट इज सिंपल क्लासिफिकेशन। लेकिन आगे फर्दर और क्लासेस बना रहे हैं, दैट इज मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। क्लियर हो गया चीज। तो इसी के साथ हमारा क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन भी खत्म हो गया। सबसे पहले जियोग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, थर्ड क्वालिटेटिव किया, जिसमें दो थे, एक तो सिंपल और दूसरे वाला क्या था, मैनीफोल्ड। ये तीन क्लियर हो गए, पक्का देख लो। नाउ नेक्स्ट इज दैट इज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। इसके साथ हमारा ये चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर में 3 पार्ट्स है ना, ये 3 पार्ट्स, ये हम लास्ट टॉपिक करने लगे हैं, दैट इज इसमें क्वांटिटेटिव। ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, बस ये 2 पार्ट रह जाएंगे। मैं इस चैप्टर का साथ साथ आपको बताती जा रही हूँ रोड मैप, ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो। चलिए आ जाते हैं फिर क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन पे, ये बाद में
बढ़ते हैं, है ना, आगे चलते हैं। हम इन टेबल से चीजें समझेंगे, जो पढ़ने वाली चीजें हैं ना बाद में पढ़ेंगे, पहले टेबल से चीजें समझते हैं। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है, नंबर्स की बात करते हैं, जिन चीजों को मेजर किया जाता है। हाइट को मेजर कर सकते हैं, ब्लाइंडनेस आप कह सकते हो 2.6 4.6 नहीं ना, ब्लाइंडनेस ये सब किस में चला गया, क्वालिटेटिव में। लेकिन जिन चीजों को मेजर किया जा सकता है, हाइट हो गया, वेट हो गया, और भी बहुत सारी, इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, इनकम वेज, जो भी सारी चीजें जिनको हम मेजर कर सकते हैं, वो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में आते हैं। इसमें ऐसे टेबल बनते हैं। सो नंबर्स है तो टेबल की फॉर्म में चीजें बताई गई है, ध्यान समझना। यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिखे गए हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ फैमिलीज, इनकम लिखी गई है, नंबर ऑफ दैट इज एम्प्लॉयज लिखे गए। बहुत ध्यान से चीज समझना। सबसे पहले जिसके बारे में बात हो रही होती है, दैट इज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो गए, इनकम होगी, जिसके बारे में बात हो रही है, इन्हें बोला जाता है वेरिएबल। ये ध्यान से समझ लो, जो पहले वाली थ्योरी है ना, यही सब लिखा हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पे चीजें समझा दूंगी वो बहुत अच्छे से बजाएगा। तो जो यार लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है, इसको क्या बोला जाता है, वेरिएबल। इसको क्या बोला जाता है, वेरिएबल बोला जाता है। और जो यहाँ पे लिखा होता है नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, की बताया गया है कि 0 चिल्ड्रन कितनी फैमिलीज के हैं, 10 फैमिलीज के, 1 चिल्ड्रन कितनी फैमिलीज के, 400 फैमिलीज के, इनको क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। जिसके बारे में बात हो रही है वेरिएबल, और जो उसके बारे में सामने लिखा हुआ है उसे क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कल आपकी मम्मा ने आपको 3 बार डांटा, तो कल डांट खाने की फ्रीक्वेंसी आपकी 3 थी। आज पूरे दिन में आपने सिर्फ 2 बार डांट खाई, तो आज डांट खाने की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है। तो जो एक चीज बार बार कितनी बार रिपीट होती है ना, वो फ्रीक्वेंसी होती है। कल 3 बार डांट खाई थी तो कल की फ्रीक्वेंसी 3 हुई। सेम चीज 3 बार हुई तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3। तो यही हो रहा है। कितने फैमिलीज है जिनके पास बेबीज है ही नहीं, 0 चिल्ड्रन है, वो 10 फैमिलीज है। इनके पास एक कॉमन चीज है ना, रिपीट हो रही है कि इनके पास बच्चे है ही नहीं, तो दैट विल बी 10। तो ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है, कितनी बार हुआ। कितनी फैमिलीज इनके पास एक चाइल्ड है, कितनी है, 400 फैमिलीज है, तो इनके पास एक चीज रिपीट हो रही है ना कि सबके पास एक ही चाइल्ड है, तो इसलिए इनको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। 4000 से लेके 4500 के बीच में कितनों की सैलरी है, 50 लोगों की, तो इनके पास एक कॉमन चीज है ना 50 लोगों के पास, क्या, कि इनकी सैलरी इनके बीच में, इसलिए फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि इनके बीच की सैलरी रेपिटेशन फैक्टर है यहाँ पे, कि इन सब की सैलरी इसी के बीच में आती है, इसलिए इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 है। 4500 से 5000 कितने लोगों की सैलरी है, 100 लोगों की सैलरी है, तो ये फ्रीक्वेंसी होती है। ये चीज क्लियर होगी, फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्लियर हुआ क्या होता है। अब मैं यहाँ पे एक टेबल भी तो ला सकती थी, मैं 2 टेबल लेके आई, है ना। इसका रीजन बहुत ध्यान से समझना। तो वेरिएबल, फ्रीक्वेंसी, ये सब चीजें हमें क्लियर होगी, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझो, जहां पे आपको ये इंटरवल मिल जाए, ये कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है। क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस सीरीज, जिसमें आपको ये इंटरवल मिल जाए और ऐसे सिंपल नंबर लिखे हुए मिले आपको, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। आप पूरी स्टैट्स में पढ़ते हो, डिस्क्रीट्स का ये फॉर्मूला है, कॉन्टिन्यूस का ये फॉर्मूला है। डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस क्या होता है, वो सब यहां से निकला हुआ है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस सीरीज इसको क्यों बोला गया, बहुत ध्यान से समझना। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में क्या फर्क है, डिस्क्रीट में हमेशा पूरे नंबर आते हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने, 1। किसी का 1.5 चिल्ड्रन तो नहीं हो सकता ना, नहीं ना, यहाँ पे तो नहीं हो सकता, नहीं। ये दोनों क्या है, प्रॉपर नंबर आते हैं, पॉइंट्स या फ्रैक्शन नहीं आ सकते, वो डिस्क्रीट सीरीज में आएगा। 3 से लेके 7, मतलब 3 बच्चे किसके, 700 फैमिलीज के, 3.5 बच्चे तो नहीं हो सकते, इसमें फ्रैक्शन इंक्लूड नहीं हो सकती। लेकिन कंटिन्यूस सीरीज में फ्रैक्शन भी इंक्लूड हो सकती है और सिंपल नंबर दोनों घूम सकते हैं। ये नहीं कि इसमें हमेशा फ्रैक्शन ही होगी, नहीं, पर इसमें फ्रैक्शन हो सकती है। मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल 5 से लेके 6 के बीच में, ठीक है, 5 to 6 कितने बच्चों की हाइट हो सकती है, मैंने कहा 10 बच्चों की हाइट है, या मैंने कहा 50 बच्चों की हाइट है, ठीक है। अब किसी की 5 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। यहाँ पे पॉइंट्स में भी, मतलब आगे और भी, हम ये नहीं पूरे नंबर चाहिए, पॉइंट्स में भी चीजें चल सकती हैं। तो ये क्या है, हमारे पास कंटिन्यूस सीरीज है, यहाँ पे पूरे नंबर चलते हैं, ऐसे हाफ या फ्रैक्शन इंक्लूड नहीं होते। तो यहाँ पे नो फ्रैक्शन, लेकिन इसमें फ्रैक्शन इंक्लूड होता है। ये सारा आपके पास क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। समझ आ गई चीज। अब पढ़ते हैं इसकी थ्योरी। इट रेफर्स टू द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा अकॉर्डिंग टू सम कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन बी मेजर्ड सच एज हाइट, वेट, इनकम। ये डाटा किसके बेस होते हैं, किसी कैरेक्टरिस्टिक के बेस होते हैं। हाइट हो गया, किसी की चीज हमें मेजर करनी है, मेजर्ड फॉर्म वाली चीजों के लिए
डाटा होता है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन देयर आर टू एलिमेंट्स, एक है वेरिएबल, एक है फ्रीक्वेंसी। वेरिएबल आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड वाला, फ्रीक्वेंसी जो राइट हैंड साइड पर लिखा है। द क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन गिव बर्थ टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है ना, देखो फ्रीक्वेंसी की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 50, इसकी कितनी है 100। तो कहता है ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला कंसेप्ट क्यों आया, इस क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन की वजह से। आगे देखो, द क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन ये हो गया। वेरिएबल में भी ईदर कंटिन्यूस और डिस्क्रीट, आपने देखा वेरिएबल कंटिन्यूस भी हो सकता है, डिस्क्रीट भी, ये इंटरवल्स भी हो सकते हैं या सिंपल नंबर्स भी हो सकते हैं। डिस्क्रीट को डिसकंटिन्यूस भी बोल सकते हैं, ये डिस्क्रीट है हमारे पास और ये कंटिन्यूस है। ठीक है, वेरिएबल दोनों हो सकते हैं। आगे देखो, कंटिन्यूस डाटा आर ऑब्टेन्ड थ्रू मेजरमेंट्स, मेजरमेंट से आता है। डिसकंटिन्यूस डाटा डिराइव्ड बाय काउंटिंग, क्योंकि इसमें पॉइंट्स इन्वॉल्व है ना, हमारे पास क्या था इसमें पॉइंट्स डेसिमल इन्वॉल्व है कंटिन्यूस में, तो हम कहते हैं ये मेजरमेंट से आता है। ये काउंटिंग से क्यों आता है, क्योंकि इसमें पॉइंट्स वगैरह इन्वॉल्व नहीं होते। तो हम हमेशा बोलते हैं कि कंटिन्यूस किससे आता है, मेजरमेंट से। डिस्क्रीट किससे आता है, दैट इज बाय द काउंटिंग, क्योंकि जंप लगता है 1 से 2, 2 से 3, पॉइंट वाला कुछ नहीं होता है इसमें। आगे चलते हैं। सीरीज विच कैन बी डिस्क्राइब बाय कंटिन्यूस वेरिएबल, उसको कंटिन्यूस सीरीज बोलते हैं। जिसमें इंटरवल्स फॉर्म हो उसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस सीरीज। लेकिन जिसमें डिस्क्रीट हो उसको क्या बोला जाता है, डिस्क्रीट सीरीज। इसमें क्या ऐसा था कुछ जो आपने मेरे से उस टेबल में ना समझाओ, लेकिन अगर टेबल में अच्छे से समझ लिया, ये अपनी लैंग्वेज में आराम से लिख सकते हो कि 2 एलिमेंट्स होते हैं, एक वेरिएबल होता है, एक फ्रीक्वेंसी होती है। डिस्क्रीट सीरीज होते हैं, कंटिन्यूस सीरीज होती है। कंटिन्यूस में मेजरमेंट होती है, डिस्क्रीट में हमारी काउंटिंग होती है। बस ये सारी चीजें लिखनी है। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन क्लियर होगी चीज। चले आगे। अब ये 2 टेबल तो पढ़ लिए, अब इसको हमें डिटेल में पढ़ना है। इस टेबल को भी डिटेल में पढ़ना है, इस टेबल को भी डिटेल में पढ़ना है। और सुपर इजी चीजें, आपको सारी चीजें पता है, पर पेपर में कैसे लिखना है, पीडीएफ तो मिल जाएगी, वहां से देखना कि कैसे कैसे पेपर में लिखना है और चीजें समझ भी आ जाएंगी। पहले इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर इस टेबल के बारे में पढ़ते हैं। ये क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। पहले देखते हैं फर्स्ट टेबल के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो अभी हमने 2 टेबल बनाए हैं, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फॉर्मेशन कैसे फॉर्म होता है, कैसी चीजें होती है, अभी डिटेल में समझेंगे। ठीक है, ये दोनों टेबल के बारे में, इस टेबल के बारे में भी और इस टेबल के बारे में भी। चलो देखते हैं, फर्स्ट टेबल के बारे में पढ़ते हैं। ये रहा, पहले एग्जांपल समझते हैं, हम बाद में थ्योरी पढ़ते हैं, पहले एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। एग्जांपल क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें कहा गया है कि हमने एक शॉप से डाटा उठाया। कैसा डाटा उठाया कि फर्स्ट डे पे कितनी वॉशिंग मशीन बिकी, 23 वॉशिंग मशीन बिकी। सेकंड डे पे कितनी वॉशिंग मशीन बिकी, 30 वॉशिंग मशीन बिकी। थर्ड डे पे 20। ऐसे टोटल 19 वर्किंग डेज का हमने डाटा उठाया कि एक दिन में कितनी बिकी, सेकंड डे पे कितनी बिकी, थर्ड डे पे कितनी वॉशिंग मशीन बिकी, वो यहाँ डाटा लिखा हुआ है। इस डाटा को ऐसे पढ़ना मुश्किल है, तो इस डाटा से इस टेबल पे कैसा आया जाता है, यही सारी यहाँ पे डिटेल लिखी है। लेकिन हम यहाँ पे पहले एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर वो पढ़ेंगे। देखो कैसे, ये डाटा लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी डाटा में, मुझे तो सबसे छोटी वैल्यू मिली 20, है ना। और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, मुझे मिली 40, है ना। तो जो भी आपके पास डाटा दिया होता है, सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू सबसे ऊपर और सबसे बड़ी वैल्यू लास्ट में लिखते हैं। उसके बीच वाली वैल्यूज यहाँ पे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लिखेंगे, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। ये हमारा क्या है, वेरिएबल, जिसके बारे में बात हो रही है, मशीन्स के बारे में बात हो रही है कि 20 मशीन्स कब बिकी, 23 कब बिकी। ये फ्रीक्वेंसी 20 मशीन्स कितने दिन बिकी, देखो ये 1 और यहाँ पे सेकेंड और यहाँ पे थर्ड, 3 दिन बिकी। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 3 आ गई। 23 मशीन्स कितने दिन बिकी, देखो 23 यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 डेज बिकी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 4। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वॉशिंग मशीन कितनी बिकती हैं और कितने दिन बिक रही है, वो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखोगे। तो इस डाटा से ऐसे टेबल बनाया जाता है। ठीक है, ये हमारे पास वेरिएबल, ये रही फ्रीक्वेंसी। ये टैली बार्स कभी भी आपको देखने को नहीं मिलते जब आप स्टैट्स की बुक में देखते हो, लेकिन जब आप इसकी पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन दे रहे हो तब आप टैली बार्स बनाओगे। कैसे बनाओगे, यहाँ पे 3 है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 4, यहाँ पे 4 बना दो, यहाँ पे 3 1 4 और यहाँ पे 3, ये सारे क्या बन गए, टैली बार्स बन गए। अगर किसी की फ्रीक्वेंसी 5 होती, टैली बार कैसे बनता, 1 2 3 4, ऐसे 5 बनता है, हमेशा ऐसे लाइन लगती है 5 की। मान लो 7 होती तो कैसे करते, 1 2 3 4 5 6 7,
हमेशा 5 की ऐसी लाइन लगती है, बाकी जो एक्स्ट्रा यहाँ लिख दो। तो ऐसे आपने टैली बार्स भी बनाने हैं। अगर आप यहाँ पे प्रॉपर इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करो तो बनाओ टैली बार्स, वैसे हमें बुक में देखने को नहीं मिलते। तो ये हमारी पहले वाले टेबल की एक्सप्लेनेशन होगी। अब यहाँ देख लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी सिंपल। आपने देखा बहुत सिंपल था। वी हैव जस्ट टू काउंट द, क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर वैल्यू इज रिपीटेड। हमने देखा 20 कितनी बार आ रहा है, 23 कितनी बार आ रहा है, यही तो देख रहे हैं। तो कहते हैं इस टेबल को बनाने के लिए कोई मुश्किल नहीं है, बस ये देखो 20 नंबर कितनी बार आ रहा था। देखो हमने ये देखा था कि 20 3 बार आ रहा था, 23 4 बार आ रहा था। कहते हैं बस यही देखना है कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। आगे देखो, विच इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास। हमें पता है कि कितनी बार रेपिटेशन होती है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट काउंटिंग प्रिपेयर अ कॉलम ऑफ टैली। सो हमने टैली का कॉलम भी बनाया। वो कहते हैं इससे इजी हो जाता है, देखना तो इससे भी इजी है, बट क्योंकि पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं इस टेबल की, तो टैली भी हम यहाँ बनाएंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट कह रहे हैं इन अनदर कॉलम प्लेस ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल फ्रॉम द लोएस्ट टू द हाईएस्ट। हमने यहाँ पे कॉलम में यहाँ पे सारे वेरिएबल लिखे, लोएस्ट टू हाईएस्ट, सबसे छोटा पहले सबसे बड़ा बाद में, यही चीजें यहाँ लिखी हुई है। नेक्स्ट देखो, इन ऑर्डर टू मेक द सीरीज मोर कॉम्पैक्ट सो दैट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी इजिली स्टडीड, डाटा मे बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू क्लास इंटरवल। कहता है ये वाला टेबल तो ठीक है, बनाना बहुत ईजी है, लेकिन अगर यहाँ पे तो 4-5 वैल्यूज थी, ठीक है ना, कितनी वैल्यूज थी, 4-5 वैल्यूज थी, तो बन गया। अगर यही यहाँ पे 100 या 200 वैल्यूज होती, फिर हम ऐसे ना लिख पाते, फिर हम ऐसे लिखते कि 10 से 20 के बीच में कितनी है, 20 से 30 के बीच में कितनी है, फिर हम टेबल बनाते। वो कह रहे ठीक है ये इजी है, इजीली बन पाता है, लेकिन कई बार क्या होता है हमारे पास क्लास इंटरवल्स की भी जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? अगर हमें ज्यादा कॉम्पैक्ट चाहिए, मोर कॉम्पैक्ट, अगर हमें ज्यादा कॉम्पैक्ट चाहिए, 200 वैल्यूज दे दें तो आप ऐसे ना लिखोगे 20 कितनी है, 22 कितनी है, 23 कितनी है, 24 कितनी है, 120 कितनी है, तो आप इतना बड़ा टेबल नहीं बनाओगे। तब आप इंटरवल्स की हेल्प लोगे कि 10 से 20 के बीच में कितनी है, 20 से 30 के बीच में कितनी है। कहते जब ज्यादा डाटा दिया होगा उसको कॉम्पैक्ट करना होगा, तब हम कॉन्टिन्यूस सीरीज इंटरवल्स की हेल्प लेंगे। इंटरवल से ज्यादा कॉम्पैक्ट चीजें दिखा रहे होंगे, हमें 100-200 वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं है। इंटरवल से हम 5 से 10 या 15 वैल्यूज के अंदर भी पूरा डाटा शो कर सकते हैं। ये चीज क्लियर है। नाउ हम नेक्स्ट चलते हैं डिटेल में पढ़ने, वो क्या, दैट इज कॉन्टिन्यूस सीरीज। अभी डिस्क्रीट सीरीज का टेबल अच्छे से समझा, अब कॉन्टिन्यूस के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से चीज समझना। कॉन्टिन्यूस के बारे में पढ़ते उसमें क्या क्या चीजें होती है। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्लास इंटरवल्स, की जो क्लास इंटरवल्स है हमारे, ये सारी चीजें उसके लिए टर्म्स पढ़ते हैं, तभी हम कॉन्टिन्यूस सीरीज को अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहली चीज क्लास लिमिट्स। क्लास लिमिट्स क्या होती है? देखो ये मेरी क्लास है, ये क्लासेस है, ये सारी क्लासेस है जो मुझे दिया हुआ है 5000, 6000, 6000, 7000। तो इसमें छोटी वाली वैल्यू होती है उसको बोला जाता है लोअर लिमिट, और जो बड़ी वाली वैल्यू जाती है उसको बोला जाता है अपर लिमिट, और इन दोनों को क्या बोला जाता है? क्लास लिमिट्स। तो जो हमें इंटरवल दिए होते हैं, छोटी वाली वैल्यू लोअर लिमिट, बड़ी वाली अपर लिमिट, मिला के क्या बन गया? क्लास लिमिट्स। ये लिखा था यहाँ पे, क्लास लिमिट्स आर द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट वैल्यू दैट कैन बी इंक्लूडेड इन द क्लास। जो क्लास है इसके अंदर लोएस्ट और हाईएस्ट देखा जाता है। टेक एग्जांपल ऑफ 5000, 6000, ये मैंने अच्छे से समझा दिया, वही यहाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, क्लास फ्रीक्वेंसी, जो हर इंटरवल के सामने लिखी जाती है उसको क्या बोला जाता है? क्लास फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50। सेकंड वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 100। तो जो किसी इंटरवल के सामने फ्रीक्वेंसी लिखा जाता है उसको क्या बोला जाता है? क्लास फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कोरस्पॉन्डिंग टू द पर्टिकुलर क्लास इज नोन एज क्लास फ्रीक्वेंसी। कि 7000 से लेके 8000 के बीच में कितनों की इनकम आती है? वो 150 लोगों की इनकम आती है। ये इसकी क्या है? फ्रीक्वेंसी। ये हमें चीजें पता होती है, लेकिन जब थ्योरी का पेपर आएगा ये चीजें लिखनी कैसे है, ये यहाँ से आप चीजें समझो। ये छोटी छोटी चीजें जो पता है वो भी अच्छे से लिखनी है। ये हेडिंग्स के साथ पीपीटी, ये पीडीएफ मिल जाएगी इजीली आपको, लेकिन समझ लो लिखना कैसे है। ये आपने टेबल बनाना है, एज इट इज वैल्यू लर्न करने की जरूरत नहीं है, अपनी मर्जी से लिख लो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वैल्यू इज क्लास मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकलता है? ये 5000, ये 6000, दोनों को क्या करो? ऐड, डिवाइड बाय 2। तो ये कितना बनेगा? मेरे पास बनेगा 6 और 5, 1100, 11000 बाय 2, तो 11000 मीन्स 5500। तो इसका मतलब क्या आएगा? 5500 इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट कैसे निकलता है? फॉर्मूला यहाँ पे आप लिखोगे, मिड पॉइंट इज इक्वल्स टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। ये इसका फॉर्मूला है। तो हर क्लास का मिड पॉइंट आप निकाल सकते हो, उसकी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट करोगे, डिवाइड बाय 2 करोगे, आपको मिड पॉइंट मिल जाएगा। इसका कितना आएगा? 6500। इसका कितना आएगा? 7500, 8500,
500, 9500 इजिली मिल जाएगा। ये लिखा है इट इज द वैल्यू लाइन हाफवे बिटवीन द लोअर एंड द अपर क्लास लिमिट। फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे, मैं प्रॉपर लिख देती हूँ यहाँ पे, मिड पॉइंट इज इक्वल्स टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। यहाँ पे ये फॉर्मूला लिख के आना थ्योरी के पेपर में। क्लियर है चीज, निकालने आगे वैल्यूज, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज देयर आर 2 मेथड्स ऑफ क्लासिफाइंग द डाटा अकॉर्डिंग टू क्लास इंटरवल्स। अब आप कहोगे मैम ये आगे आगे कैसे टॉपिक चलता जा रहा है, इसलिए मैं आपको पिछली चीजें भी बताते जा रही हूँ। हमने क्वांटिटेटिव स्टार्ट किया हुआ क्लासिफिकेशन है ना, उसमें हम पढ़ रहे थे 2 हमने टेबल्स देखे। पहला टेबल इजी था, सिंपल, हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। दूसरा टेबल में इंटरवल्स थे, उसके बारे में हम और डिटेल्स में जा रहे हैं। पहले हमने उसमें क्या पढ़ा, पहले हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी, मतलब उसमें 2 या 3 टर्म्स पढ़ी, 3 टर्म्स पढ़ी कि इसमें होता क्या है, ये क्लास लिमिट्स होते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा वो सीरीज थी, कंटिन्यूस सीरीज, वो आगे 2 तरह की होती है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला टेबल इजीली एक्सप्लेन हो गया, वो कंटिन्यूस सीरीज वाला टेबल हम थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो पता लग गया उसमें क्या क्या टर्म्स होती हैं। ये जो टेबल था सेकंड वाला क्वांटिटेटिव के अंदर, वो आगे और आगे डिवाइड होता है, दैट इज 2 तरह के टेबल होते हैं, एक्सक्लूसिव मेथड, इंक्लूसिव मेथड। बहुत ध्यान समझना, जो हमने कंटिन्यूस सीरीज वाला टेबल बनाया था वो 2 तरीकों से बन सकता है, एक एक्सक्लूसिव एक इंक्लूसिव। बहुत सिंपल है, ध्यान से चीजें समझो। सबसे पहले आता है एक्सक्लूसिव मेथड। एक्सक्लूसिव में क्या होता है कि जो जहां पे ये अपर लिमिट खत्म हो रही है, आगे वहीं से शुरू होता है। 6000 पे खत्म हुआ, 6000 पे आगे आ रहा है। 7 पे खत्म हुआ, अगला इंटरवल 7 पे आ रहा है। 8 पे खत्म हुआ, अगला इंटरवल 8 पे आ रहा है। इसको बोला जाता है एक्सक्लूसिव मेथड, कि जहां खत्म हो रहा है वहीं से आगे शुरू हो रहा है, ठीक है। अब इससे क्या पता लगेगा, मान लो किसी की देखो सैलरी है 5000 से 6000 के बीच में, ठीक है। जिसकी सैलरी 6000 होगी ना, वो इसमें नहीं इसमें आएगा। ये लास्ट वाला इसमें इंक्लूड नहीं होता, सिर्फ दिखाने के लिए लिखा जाता है। 5000 से 5999.99 तक क्या होगा, लेकिन जिसकी सैलरी 6000 है वो यहाँ एंटर कर रहा होगा, चाहे दिखने में सेम है, यहाँ भी इंक्लूड हो यहाँ भी इंक्लूड हो, ये तो नहीं हो सकता ना। अब जिसकी 6000 इनकम होगी वो यहाँ लिखेगा, अपने काउंटिंग करवाएगा कि यहाँ काउंटिंग करवाएगा, यहाँ करवाएगा। जहां वो लोअर लिमिट होगा वहां काउंटिंग कराता है। अब इसमें 7000 इंक्लूड नहीं है, ये सिर्फ दिखने के लिए। 7000 किस में इंक्लूड है, इसमें इंक्लूड है। तब जब ये सेम होते हैं, इनको एक्सक्लूसिव बोला जाता है। लेकिन जो ये अपर लिमिट होते हैं, ये इसमें इंक्लूड नहीं होगी, नेक्स्ट वाले में इंक्लूड होगी। ये चीज क्लियर है, बताओ पहले अच्छे से देख लो, पक्का। अच्छा एक बात बताओ, जिसकी सैलरी 8000 होगी वो इसमें होगा या इसमें होगा, जल्दी से बताओ, क्वेश्चन पूछ रही हूँ। जिसकी सैलरी 8000 होगी वो यहाँ होगा कि यहाँ होगा, बताओ। अपर लिमिट वाला तो इंक्लूड नहीं होता यहाँ पे, तो 8000 वाला यहाँ होगा, यहाँ नहीं। अब तो अच्छे से समझ आ गया, पक्का ना। चलो पढ़ लेते हैं। When the class interval is so fixed that the upper limit of one class is the lower limit of the next class, it is known as the exclusive method. Upper limit of one class is the lower limit of the next class, उसको exclusive method कहते हैं। Exclusive method ensures continuity of data in as much as the upper limit of one class is the lower limit। कहता है ये ना ज्यादा continuity शो करता है। ये क्या शो करता है, ज्यादा कंटिन्यूटी। एक्सक्लूसिव मेथड ही ज्यादातर यूज होता है स्टैट्स के अंदर। इंक्लूसिव अगर हो भी उसको एक्सक्लूसिव बना दिया जाता है, वो हम आगे चीजें समझेंगे। तो ये एक्सक्लूसिव मेथड है कि जहां पे इसकी अपर इसकी लोअर क्या है, सेम है। ये चीज क्लियर है। चले नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट इज इंक्लूसिव मेथड। यहाँ पे 5999 है, यहाँ पे आगे सेम नहीं है। जब अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इज नॉट सेम द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इज कॉल्ड इंक्लूसिव मेथड। क्या बोला जाता है, इंक्लूसिव मेथड। तो इसमें क्या होगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। 5990 तक यहाँ रहेंगे, 6699 तक यहाँ रहेंगे। ये नहीं, वहां पे तो सेम था, हम कहते थे इसको ऊपर वाले में इंक्लूड नहीं, नीचे वाले में इंक्लूड है, क्योंकि वो दोनों वहां सेम थे। यहाँ सेम वाला कुछ है नहीं। बहुत आराम से चीजें क्लियर हो रही है। ये क्या है, अंडर द इंक्लूसिव मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इज इंक्लूडेड इन दैट क्लास इटसेल्फ। कि जो अपर लिमिट है वो यहाँ पे इंक्लूडेड है। पिछले वाले में अपर लिमिट इंक्लूडेड नहीं थी, 6000 वाला यहाँ आ ही नहीं सकता था। इसका मतलब अपर लिमिट सिर्फ दिखाने के लिए थी, इंक्लूड नहीं थी। लेकिन इंक्लूसिव में अपर लिमिट यहाँ पे क्या है, इंक्लूड है। ये बस डिफरेंस है। वहां पे सेम बनते हैं, 5000 से 6000, अगला 6 से 7 बनेगा। यहाँ पे इसकी अपर इसकी लोअर के इक्वल नहीं होती है।
ये इंक्लूसिव मेथड है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट चलते हैं, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव क्लियर है, आगे चलते हैं। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, टेबल खत्म हो गया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला टेबल समझ लिया। फिर उसके बाद जब हमने कंटिन्यूस सीरीज वाला समझना था, उसने 3 हमें वो बताई, डेफिनेशन, क्लास, इंटरवल की, लिमिट की, ये सब हमें डेफिनेशन बताई। उसके बाद उसने क्या किया, एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव हमें समझा दिया। ठीक है, अब प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जब हम ये टेबल बना रहे होते हैं कंटिन्यूस सीरीज के, तो कुछ प्रिंसिपल्स माइंड में रखो। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि ऐसा ही करना है, ऐसे ही टेबल बनेंगे, नहीं, पर अगर कंसीडर कर पाओ तो ये चीजें अच्छे से कंसीडर कर लो, दैट विल बी बेटर। पहला क्या कह रहे हैं, पहला कह रहे हैं कि जब आप इंटरवल लिखते हो, ठीक है, मतलब 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, कहते हैं कम से कम 5 इंटरवल तो लिखो। ये नहीं टेबल बनाया, यहां बना दूं, चलो यहां लिख दो, ये नहीं टेबल बनाया 3 वैल्यू लिखी कि 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 टेबल बना दिया ना। हम कम से कम 5 तो इसमें वैल्यूज होनी चाहिए और मैक्सिमम 15 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, 16 हो सकते हैं, बट कहते हैं प्रायोरिटी दो कि 5 वैल्यू कम से कम टेबल में हो और मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 वैल्यूज हो, उससे ज्यादा ना हो जब आप ये वाले टेबल बना रहे होते हो कंटिन्यूस सीरीज वाले। ये लिखा है फर्स्ट में, देखो, द नंबर ऑफ क्लासेस शुड बी प्रेफरेबली बी बिटवीन 5 एंड 15। हाउएवर देयर इज नो रिजिडिटी अबाउट इट, कोई आपको फांसी नहीं लगा देगा कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे, बट प्रायोरिटी रखो। द क्लासेस कैन बी मोर देन 15 डिपेंडिंग जैसा आपको चीजें चाहिए। आगे देखो क्या लिखे है, द डिटेल्स रिक्वायर्ड, ठीक है, ये वही होगा कि अपने डाटा के अकॉर्डिंग 15 से ज्यादा रख सकते हो। आगे देखो, बट दे शुड नॉट बी लेस देन 5, लेकिन 5 से कम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इन दैट केस द क्लासिफिकेशन मे नॉट विल रिवील द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक। अब देखो ये कहना क्या चाहता है, वो कहता है कि आप कम से कम 5 तो रखो। मान लो अगर आपने कम रखे, फॉर एग्जाम्पल आपने रखे 10 से 20, 20 से 30, 0 से 10, ठीक है, ये 3 रखोगे तो आपको ज्यादा चीजें तोड़ के समझ नहीं आ पाएंगी। कम है, कुछ भी नहीं पता लगेगा, 0 से 10 में 10 है, 10 से 20 में 20 हैं, 20 से 30 में 30 हैं, मतलब जिनके मार्क्स 0 से 10 है वो 10 बच्चे। अगर आप 3 ही वैल्यूज डालोगे ज्यादा नॉलेज नहीं आपको मिल पाई, इस कम से कम 5 तो रखो। फिर इसको क्या कर सकते हैं, इसका मतलब 0 से 10 ना रखो, 0 से 5 रख लो, 5 से 10 रख लो, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 30, इसमें आपको ज्यादा नॉलेज मिलेगी। 0 से 10 में वो सारे बच्चे आ गए जो ऑलरेडी 9 पे और जिसके 0 है, यहाँ पे 0 से 10 के अंदर सारे बच्चे आ गए, 0 वाला भी 9 वाला भी, लेकिन यहाँ तोड़ोगे ज्यादा अच्छे से पता लगेगा 0 से 5 वाले कितने हैं, 5 से 10 वाले कितने हैं, ज्यादा तोड़ोगे ज्यादा नॉलेज होगी। तो कहते हैं कम से कम 5 इंटरवल तो रखो ताकि आपको नॉलेज अच्छे से हो, डाटा अच्छे से समझ पाओ। अगर पहले ही 3 इंटरवल्स हैं तो और क्या समझ पाओगे, तो इससे अच्छा अगर इतने कम इंटरवल्स पे बात हो रही है उसको और तोड़ दो, एटलीस्ट 5 तो रखो। जैसे मैंने इसको बढ़ा के कर दिए 6 कर दी, ये चीज समझ आई, इसलिए ये चीजें बोल रहे हैं। आगे देखो सेकंड कहते हैं जब आप स्टार्ट करते हो, मतलब इंटरवल स्टार्ट करते हो, कोशिश करो जो इंटरवल का गैप है ना वो 5 या 10 मल्टीपल्स ऑफ 5 रखो। ये लिखा देखो, एज पॉसिबल वन शुड अवॉइड ओड वैल्यूज ऑफ क्लास इंटरवल्स। क्लास इंटरवल्स क्या होता है, जो गैप होता है, जो हम बनाते हैं ना, या जो इंटरवल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल इंटरवल 0 से 5 है तो क्लास इंटरवल कितने का हुआ, 5 का हुआ। 5 से 10 है तो क्लास इंटरवल कितने का हुआ, 5 का हुआ। तो जो इंटरवल्स बनाते हैं जो उसका गैप होता है वो क्लास इंटरवल्स होते हैं। कहता है वो जो गैप है ना वो मल्टीपल्स ऑफ 5 रखो, ओड वैल्यूज ना रखो, 3 ना रखो। ये नहीं कि 60 से 63 बना रहे हो, ऐसे गैप्स ना रखो। कोशिश करो कि जो आप क्लास इंटरवल्स बनाओ वो क्या रखो, आप अपने 5 के मल्टीपल्स रखो। ये लिखा है देखो यहाँ पे, एज पॉसिबल वन शुड अवॉइड ओड वैल्यूज ऑफ क्लास इंटरवल्स, फॉर एग्जांपल 3, 7, 11, 26, 39। प्रेफरेबली क्या लिखा है, वन शुड हैव क्लास इंटरवल्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 लाइक 10, 20, 25, 100 एक्सेट्रा। हाउएवर वेदर द डाटा नेसेसिटेट अ क्लास इंटरवल ऑफ लेस देन 5, इट कैन बी एनी वैल्यू बिटवीन 1 and 4। कहते वैसे तो कोशिश करो कि 5 के बीच में, मतलब 5 के इंटरवल्स हो या 5 के मल्टीपल, 10, 10 का गैप रख सकते हो, 15, 15 का गैप रख सकते हो। क्लास इंटरवल का मतलब होता है कि कितना गैप है, कितना गैप है। जैसे 0 से 5 में 5 का गैप है, 5 से 10 में 5 का गैप है। कहते हैं कोशिश करो या तो 5 के गैप रखो या 10 के, 15 के, जो 5 के टेबल पे नंबर आते हैं उतने के गैप रखो, ठीक है। कहते हैं अगर ये पॉसिबल नहीं है तो 1 से 4 के बीच में आपने रखना है, तो आप हो सकता है 1 का भी गैप रख सकते हो, 2 का भी गैप रख सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप 5 का गैप रख सकते हो, गो फॉर दैट विल बी इजी फॉर यू। आगे भी कैलकुलेशन में चीजें इजी रहेंगी। हाँ, कोई ज्यादा छोटे छोटे नंबर्स आपको चाहिए, मान लो है ही 4-5 नंबर्स, आपको 5 से आगे बढ़ना ही नहीं है, तो आप 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 ऐसा रख सकते हो। बट अगर ज्यादा बड़े नंबर है
गो फॉर 5 to 10, 10 से 15, 0 से 5, इनके साथ आगे बढ़ो आप। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, ये रूल्स कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, लेकिन वो कहते हैं प्रेफरेंस दो इनको। थर्ड इज द स्टार्टिंग पॉइंट दैट इज द लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास शुड बी द आइदर 0 और 5 और मल्टीपल ऑफ 5। लोअर लिमिट मतलब ऐसे ना बनाओ 63 से 66, पहला नंबर 63 ना रखो, या तो 0 से स्टार्ट करो या 5 से स्टार्ट करो या फिर 5 के मल्टीपल से स्टार्ट करो। मल्टीपल मतलब जो 5 के टेबल पे आते हैं, 10 से स्टार्ट कर लो। तो जो आपके रहते हैं इंटरवल, जो फर्स्ट लोअर लिमिट रहने वाली है वो या तो 5 हो, 0 हो या 5 के मल्टीपल हो। ऐसे अजीब अजीब नंबर से इंटरवल्स मत बनाओ, उन्हें अवॉइड करो। ये थर्ड बोल रहे हैं, ठीक है। तो पहला उसने क्या बोला कि कम से कम हमारे पास इंटरवल 5 होने चाहिए, मैक्सिमम 15 होने चाहिए। सेकंड उसने बोला कि जो उनका गैप है वो 5 या 5 के मल्टीपल होने चाहिए। थर्ड में कह रहे हैं जो पहला नंबर होता है लोअर लिमिट, या तो वो 0 या 5 या 5 के मल्टीपल होने चाहिए। फोर्थ क्या कहता है, कहता है आपने दो करे, एक इंक्लूसिव एक एक्सक्लूसिव। अगर तो एक्सक्लूसिव मेथड की आपको मिल गई सीरीज तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको इंक्लूसिव मिल जाती है तो आप उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते। पहले आपको इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज करना पड़ता है, जिसमें एक की अपर दूसरी की लोअर सेम होती है। इंक्लूसिव से आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, फोर्थ में ये बताया हुआ है, ठीक है। तो कैसे करेंगे चेंज? ये मेरे पास क्या दी हुई है, ये मेरे पास इंक्लूसिव है। क्यों? क्योंकि इसमें ये दोनों सेम नहीं है। आप ध्यान समझना, इससे क्वेश्चन हो नहीं सकता क्योंकि इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव में क्वेश्चन नहीं होता, क्वेश्चन को हम किस में प्रेफरेंस देते हैं? एक्सक्लूसिव में। इसको एक्सक्लूसिव में चेंज किया जा सकता है। कैसे? ध्यान से समझना, जो लोअर लिमिट होती है उसमें 0.5 सब्ट्रैक्ट करके ये बनेगा 4995, सॉरी 0.5, और ये इसमें प्लस 0.5 करके। कभी भी इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज करना हो, जो पहले वाली लिमिट होती है लोअर, उसमें 0.5 सब्ट्रैक्ट करते हैं, दूसरे वाली में ऐड करते हैं। इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा? 5999.5, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? 6999.5। इसमें ऐड होता है और इसमें क्या होता है? सब्ट्रैक्ट होता है। आप ऐसे करते जाओ, आप ये देखोगे कि इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट के सेम हो चुकी है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो किसी भी इंक्लूसिव को आप एक्सक्लूसिव में चेंज कर सकते हो अगर इसकी अपर में 0.5 क्या करना है? ऐड करना है, और लोअर में 0.5 क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। मैं यहाँ लिख देती हूँ, लोअर में 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है और अपर में 0.5 ऐड करना है। इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव में चेंज हो जाती है, देखो ये सेम है ना। तो ये बन के एक्सक्लूसिव, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है जहाँ एक्सक्लूसिव हो तभी आप अप्लाई कर सकते हो फॉर्मूला। ये चीज क्लियर है? पक्का? देख लो नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है लास्ट प्रिंसिपल, इफ इंटरवल्स आर नॉट ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। अगर ये नहीं, आपने एक 0 से 5 लिया, एक 5 से 15 ले लिया, एक 15 से 35 ले लिया, नहीं, ये नहीं चलेगा। इनकी जो विड्थ है, गैप है, वो सेम होना चाहिए। इसका गैप कितना है? 5, इसका गैप कितना है? 10, इसलिए ये सही नहीं है। जो इंटरवल के गैप्स है वो क्या होने चाहिए? हमारे पास सेम होने चाहिए, तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। अब टेबुलेशन ऑफ डाटा पे जाते हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा को फटाफट से समराइज करते हैं। क्लासिफिकेशन के अंदर 3 चीजें पड़ी, ज्योग्राफिकल, दूसरे क्रोनोलॉजिकल, थर्ड हमने क्वालिटेटिव, फोर्थ इज क्वांटिटेटिव। जो ज्योग्राफिकल क्रोनोलॉजिकल थी बहुत इजीली हमसे होगी, एक एक लाइन मतलब एक एक पैरा था। क्वालिटेटिव के अंदर भी ज्यादा नहीं था, उसमें सिंपल और एक मैनिफोल्ड क्वालिटेटिव था, वो भी अच्छे समझ लिया, ब्लाइंड नॉन ब्लाइंड के तरीके से, मतलब उसके एग्जांपल से। फोर्थ था क्वांटिटेटिव, जिसके अंदर स्टार्टिंग में 2 टेबल पढ़ लिए थे हमने, एक फ्रीक्वेंसी वाला, मतलब हमारे पास थी डिस्क्रीट, और एक कंटिन्यूस। डिस्क्रीट वाला जो था वो हमने एक पैरा में एग्जांपल से खत्म कर दिया, लेकिन कंटिन्यूस को अच्छे से पढ़ा, उसके क्लास इंटरवल, क्लास लेंथ, ये सारी डेफिनेशन पढ़ी। उसके अंदर कंटिन्यूस के अंदर फिर आगे हमने देखा कि इंक्लूसिव भी होता है, एक्सक्लूसिव भी होता है, उसको भी अच्छे से पढ़ा। फिर उसके बाद हमने इसकी आगे पढ़ी कि क्या क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए जिससे कंटिन्यूस सीरीज बनता है। इसी के साथ ये हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा वाला चैप्टर मतलब पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। तो हमारे पास ये जो चैप्टर है 3 पोर्शंस में डिवाइड है मेनली। कौन सा? क्लासिफिकेशन, टैबुलेशन एंड थर्ड वन इज चार्टिंग। तो हमने क्लासिफिकेशन वाला कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट दैट इज टैबुलेशन ऑफ डाटा।